हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी अध्याय 1 जीवों में जनन। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे जीवों में जनन। ठीक है, आइए देखते हैं पहले हेडिंग क्या कह रहा है। देखिए दिया है जीवन चक्र या लाइफ सर्कल। इसे इंग्लिश में जीवन चक्र या लाइफ सर्कल भी कहते हैं। देखिए आइए देखते हैं जीवन चक्र। किसी जीव के देखिए दिया है किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय ही जीवन चक्र या जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। किसी भी जीव के, जो कोई भी जीव होता है, वो उसका एक निश्चित आयु होती है। ठीक है, जिसके प्राकृतिक जो जब से जन्म लिया रहता है उस समय से लेकर जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, उस समय के काल या उस समय के बीच की अवधि, जो जितना समय उसने व्यतीत किया है, उसे कोई जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अब दिया है, जैसे हम देखेंगे कि कुछ जीवों में अनुमानित जीवन काल होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ जीवों में अनुमानित जीवन काल होते हैं। आइए देखते हैं उन जीवों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा इधर जितने भी समय जीव हैं, इधर है उनका जीवन काल। देखिए हाथी जो होता है, हाथी का जीवन काल होता है 70 वर्ष तक का। ठीक है बच्चों, हाथी का जीवन काल होता है 70 वर्ष। और कुत्ता का जीवन काल होता है 15 से 16 वर्ष तक। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह तक होता है। कौवा का जीवन काल 15 से 16 वर्ष तक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए गाय का जीवन काल जो होता है 26 से 27 वर्ष तक होता है। ठीक है, देखिए तोता पैरट का जीवन काल 140 वर्ष तक होता है। मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष तक होता है। ठीक है बच्चों, 60 वर्ष तक। घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष तक होता है। ड्रोसोफिला का जीवन काल 30 वर्ष तक होता है। कछुआ का जीवन काल 200 से 250 वर्ष का होता है। जो कछुआ होता है वो 200 से 250 वर्ष तक जीवित रह सकता है। देखिए जो धान होता है, राइस, वह 3 से 4 माह तक उसका जीवन काल होता है। ठीक है, आइए और देखेंगे आगे। आइए देखते हैं गेहूं का जो जीवन काल होता है वो 4 से 4.5 माह तक होता है। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चों, गुलाब का जीवन काल होता है 5 से 7 वर्ष तक। केला केला का जीवन काल होता है 25 वर्ष तक। बरगद का जीवन काल होता है 200 वर्ष तक। पीपल का जीवन काल होता है 2000 वर्ष तक। देखिए इसीलिए सब पीपल को नहीं काटते हैं, क्योंकि इसका जीवन काल 2000 वर्ष तक होता है और इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में पीपल को नहीं काटा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब चलते हैं हम अगले हेडिंग पर। देखिए आइए देखते हैं जनन जीवों में जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। जनन या रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए दिया है जीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। जीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। ठीक है, आइए हम समझाते हैं आप लोगों को। देखिए मानिए यहाँ पर कोई एक जीव है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ से संलयन जब होगा तो इससे भी एक जीव उत्पन्न होगा। ठीक है,
तो यही कह रहा है कि जीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं हम अगले हेडिंग पर। देखिए अगला हेडिंग में क्या लिखा है, जनन का उद्देश्य या आवश्यकता। जनन का उद्देश्य देखिए बच्चों, आगे ये देखते हैं जनन का उद्देश्य। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। देखिए बच्चों, जनन 3 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, कायिक जनन होता है। आज हम देखेंगे लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, लैंगिक जनन आइए देखते हैं। देखिए लैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोगों को समझ आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दिया है, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है बच्चों, देखिए दिया है जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है अलैंगिक जनन कहलाती है। देखिए अलैंगिक जनन मतलब आप समझिए कि केवल इसमें एक ही जीव होगा, एक ही जीव होगा। ठीक है बच्चों, एक ही जीव होगा। उससे जो होगा, देखिए यहाँ पर एक जीव होगा, यहाँ पर कोई एक जीव है यहाँ पर, इससे ही केवल इससे ही विखंडन द्वारा, या देखिए इस तरफ होगा, इससे यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से खट कट कट कट, यहाँ से देखिए बट गया। अब इससे केवल एकल ही जीव है। अब यहाँ से भी एक जीव बन सकता है, यहाँ से भी एक जीव बन सकता है, यहाँ से भी एक जीव बन सकता है। ठीक है बच्चों, इसकी कई विधियाँ होती हैं, इसीलिए अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसके निम्न विधियाँ भी होती हैं, आइए देखेंगे उनकी विधियाँ। ठीक है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? हाँ या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बच्चों, आइए हम देखेंगे अलैंगिक जनन के लक्षण कितने क्या क्या हैं और इसके प्रकार भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अलैंगिक जनन के लक्षण और इसके प्रकार भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया है, पहला ही दिया है पहले ही, इसमें जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए अलैंगिक जनन के लक्षण में दिया है, इसमें जनन के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या करें, देखिए इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो होता है युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है तो युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, देखिए तीसरा में दिया है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि यह एक एकल जीव है। निषेचन की प्रक्रिया दो जीवों के मध्य होती है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, निषेचन नहीं होता है तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए अगला क्या कह रहे हैं, संततियां अनुवांशिकी व आकारकीय में बिल्कुल अपने जनक के समान होती हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, संततियां अनुवांशिक व आकारकीय में बिल्कुल अपनी जनक के समान होती हैं, इसलिए इसे क्लोन भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इससे उत्पन्न संततियां होती हैं वह अनुवांशिक व आकार के रूप में अपनी जनक के ही समान होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कोई है, यहाँ पर एक जीव है। ठीक है, यहाँ पर एक जीव है, तो यह इससे ही एक जीव और उत्पन्न होगा, तो इसी के समान, इसी के आकार या इस अनुवांशिक रूप से ऐसा ही जीव होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अनुवांशिक रूप से ऐसा ही जीव होगा। देखिए यहाँ पर एक जीव है, यहाँ से अब यहाँ पर जाएंगे, जब इससे जीव उत्पन्न होगा तो इसी के समान ही जीव उत्पन्न होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके कितने प्रकार से होते हैं।
देखिए आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी देखिए इसकी निम्नवत विधियाँ हैं, निम्नवत विधियाँ हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला विखंडन है, दूसरा बहुविखंडन है, तीसरा मुकुलन है, चौथा पुनरुद्भवन है, पांचवा बीजाणु जनन है। ठीक है बच्चों, पांचवा क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए देखिए बीजाणु जनन। ठीक है प्यारे बच्चों, पांचवा है बीजाणु जनन। अब हम इस सभी पांचों को ही एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कमेंट में हाँ या नहीं जरूर लिखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं खंडन विधि द्वारा जीवों का जनन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए दिया है, इस विधि में बहुकोशिक जीव पूर्ण वृद्धि करके दो भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है इसमें, जो इस विधि में बहुकोशिक कोई जीव है, वो बहुकोशिक जीव होता है जो पूर्ण वृद्धि करके दो भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। ठीक है बच्चों, जैसे स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, मार्केसिया इत्यादि। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम एग्जाम्पल इसका चित्र की मदद से हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये देखते हैं चित्र की मदद से हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए मार्केसिया है। ठीक है, ये मार्केसिया है, यहाँ पर देखिए विखंडन हो रहा है, खंडन यह है, यह क्या है, यह खंड इसका है, खंड। ठीक है, यह खंडन विधि। देखिए यह क्या है, टूटा हुआ भाग। ठीक है बच्चों, यह टूटा हुआ भाग है। यहाँ पर देखिए जो यह क्या है, यह संतति सुकाएं। यह दोनों क्या है, संतति सुकाए। ठीक है, यह दोनों संतति सुकाएं हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस विधि में देखिए यह एक पूर्ण बहुकोशिक जीव है जो पूर्ण वृद्धि करके दो भागों में टूट रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से विखंडन हो रहा है ना, यहाँ से देखिए विखंडन हो रहा है, यहाँ पर देखिए दो भागों में विभक्त हो रहा है, संतति सुखा है, दो भागों में इसी के समान एक संतति और बना रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये और भी सी चित्र दर्शाया है। देखिए दिया है चित्र मार्केसिया में खंडी भवन, इसे खंडी भवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए जनक सुकाय, बी खंडन, विखंडन, सी संततियां सुकाय। ठीक है बच्चों, सी जो है संततियां सुकाय का चित्र है। आइए हम देखते हैं अगली हेडिंग क्या कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगली हेडिंग क्या कह रहे हैं, बहुविखंडन क्या होती है उसको हम समझेंगे और चित्र की सहायता से भी हम देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मल्टीपल फिशन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर दो कोशिका में बट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस विधि में जो परिपक्व जीव होता है विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को ही द्विखंडन कहते हैं। जो इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं, दो बराबर भागों में बटना ही इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है, इसमें जो होता है पहले केंद्रक विभाजित होगा, बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजित होता है। लेकिन कभी कभी केंद्रक अनेक खंडों में बट जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी केंद्रक अनेक खंडों में बट जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रक्रिया को ही बहुविखंडन कहते हैं। जैसे में हम देखेंगे, इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। ठीक है, जैसे में देखिए अमीबा, यूग्लिना इत्यादि। देखिए बच्चों, यह यूग्लिना का चित्र है जो
देखिए इसमें यह क्या है, यह आधारीय काय, यह आधारीय काय, ठीक है, आधारीय काय। यहाँ पर दिया है केंद्रक, ठीक है, यह दिया है लंबवत काट, ठीक है प्यारे बच्चों, लंबवत काट, ठीक है। यह दिया केंद्रिका सक्रीडन, केंद्रिका सक्रीडन, ठीक है, केंद्रिका सक्रीडन, ठीक है प्यारे बच्चों, केंद्रिका सक्रीडन। देखिए यहाँ पर देखिए उसमें क्या कर रहा था, एक परिपक्व जीव विभाजित होकर, परिपक्व जीव विभाजित होकर, पहले उसमें केंद्रक विभाजित होगा, देखिए पहले केंद्रक विभाजित होगा, बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजित होगा और इससे एक नई संततियां भी उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। देखिए इस विधि में परिपक्व जीव, जो परिपक्व जीव होता है, एक मानिए परिपक्व जीव है, विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, दो कोशिकाओं में, देखिए यह कोशिका और यह कोशिका, दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें पहले केंद्रक, इस विधि को द्विखंडन भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, द्विखंडन, दो भागों में बट रहा है इसलिए दो द्विखंडन कह रहे हैं। देखिए इसमें पहले केंद्रक विभाजित होगा, देखिए यहाँ पर केंद्रक विभाजित हो गया, फिर कोशिका द्रव्य, ठीक है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, देखिए यहाँ पर हो गया संतति, युगलीना। वहाँ देखिए अगले चित्र पे आप लोग देखे होंगे कि दो भागों में विभक्त हो रहा था, देखिए यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो गया, केंद्रक भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, दो पूर्णजीव भी बना लिए हैं, इसलिए युगलीना में लंबवत द्विविभाजन। बहुविखंडन, बहुविखंडन क्यों कहते हैं, देखिए आइए बहुविखंडन को भी हम समझ लें एक बार। देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा का एक चित्र बना लें हम, इसमें जो एक केंद्रक होता है वह केंद्रक कई भागों में कब बट सकता है, देखिए यहाँ से भी बढ़ सकता है, यहाँ से भी बढ़ सकता है, और यहाँ से भी बढ़ सकता है, और यहाँ से भी बढ़ सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अमीबा जो है यहाँ से भी एक नई नई जीव उत्पन्न करेगा, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक जीव, 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 इसलिए बहुविखंडन, क्योंकि इसका केंद्रक जो है बहुत खंडों में विभक्त हो रहा है अमीबा, इसलिए इसे बहुविखंडन भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका प्रत्येक जो भाग है ना वो एक नई जीव, एक यहाँ से भी अमीबा का निर्माण कर लेगा, ठीक है, यहाँ से भी अमीबा का निर्माण कर लेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए चल, आप लोगों को समझ आ गया, आइए चलते हैं हम अगले हेडिंग पर, ठीक है। आइए हम देखेंगे मुकुलन, ठीक है प्यारे बच्चों, मुकुलन देखेंगे, ब्रीडिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं मुकुलन किस विधि द्वारा कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम इसको भी चित्र की सहायता से समझेंगे। देखिए इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है, ठीक है बच्चों, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मातृ कोशिका से अलग होकर एक स्वतंत्र पादप का निर्माण करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो इस विधि है, इस प्रक्रिया, इस जनन में कोशिका पर एक, जो कोई कोशिका होता है उसमें एक उभार बन जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर एक कोशिका है, यहाँ पर एक उभार बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक उभार बनेगा, यह एक उभार बनेगा, यहाँ से भी एक जीव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यह इसे इसे हम मुकुलन कहते हैं, मुकुल कहते हैं, मुकुल, ठीक है, हम इसे मुकुल कहते हैं। ये देखते हैं हम चित्र में, यह किस किस में होता है, यह जैसे जैसे ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में होता है,
देखिए चित्र में हम आपको समझाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हाइड्रा, हाइड्रा में जो मुकुलन होता है, देखिए यह हाइड्रा है, यहाँ पर यह एक उभार बनता है, यह उभार बना है, इसे मुकुल, मुकुल भी कहते हैं, मुकुल। ठीक है, मुकुल यह धीरे धीरे वृद्धि करके, ठीक है प्यारे बच्चों, एक नए एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम। देखिए यहाँ पर तीर का निशान लगाए हम, देखिए यहाँ से देखिए यह एक, यहाँ पर एक जीव का निर्माण कर लिया है। ठीक है, एक स्वतंत्र पादप का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ईस्ट में, हाइड्रा में, यह दोनों में होता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले हेडिंग पर। आइए हम देखते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति करना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। जो कोई भी एक जीव होगा, जिसके मानिए एक जीव है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक जीव है, यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से 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 काटेंगे, तो एक नई जीव का निर्माण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नए जीव का निर्माण होगा, उसे ही हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसको भी चित्र की सहायता से देखेंगे। ठीक है, देखिए यह प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में होता है। देखिए यहाँ हम इसको तीन ही भागों में काटें, लेकिन आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी काटेंगे, 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 यहाँ से भी, तो एक ऐसा ही एक समान एक पुनः प्लेनेरिया का निर्माण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर निर्माण हुआ है, यहाँ पर भी निर्माण हुआ है, यहाँ पर, इसे ही पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया तो आइए चलते हैं हम अगले हेडिंग पर। देखिए क्या कर रहा है अगला हेडिंग। देखिए बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पाइरोलेशन, स्पाइरोलेशन, स्पाइरुलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु का निर्माण करते हैं, जबकि अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं इसको। जैसे में यह होगा, शैवाल में होगा, स्पाइरोगाइरा में होगा, बहुत चीज़ में होता है। जैसे आइए देखते हैं, हम आप लोगों को समझाएंगे बढ़िया से। देखिए यहाँ पर हम एक अमीबा का चित्र बना लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अमीबा का एक चित्र बना लेते हैं। देखिए अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति आप जानते हैं या नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अनुकूल मतलब होता है कि उसका जब प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति मतलब कि उसमें कोई, वो उसमें कोई हानि पहुंचा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अनुकूल परिस्थिति में वो खुद अपने या अंकुरित हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति, यहाँ पर देखिए जल है, इसके आसपास जल है, बहुत सा जल है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है, तो यह अपने आप से बचने के लिए अपने ऊपर एक परत जमा लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें परत जमा लेगा, और यहाँ से हम देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में जो होगा, ये बचने के लिए यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में जो है अमीबा यहाँ पर अपने परत से इस तरफ होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो होगा अनेक अनेक छोटे 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 बीजाणु बना लेगी, छोटे छोटे बीजाणु, और यह बीजाणु एक नए जीव का उत्पन्न करेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में एक नए जीव का उत्पन्न करेंगे, एक नए जीव उत्पन्न होंगे, एक नए जीव उत्पन्न करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे
बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कायिक जनन। ठीक है प्यारे बच्चों, कायिक जनन। कायिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है, पेड़ पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों। ठीक है प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों के द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया ही कायिक जनन कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो कायिक भाग उनके होते हैं, जैसे जड़ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक पेड़ में जड़ होता है, पत्ती होता है और तना भी होता है। उनसे जब पादप का निर्माण होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, उनसे जब पादप का निर्माण होगा तो उसे ही कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, कायिक जनन हम कहते हैं। आइए देखते हैं कायिक जनन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेगाटिव। ठीक है, विगटेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ विगटेटिव। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं हम। देखिए इसमें पहला क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा है दिया है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कायिक जनन होता है उसमें दो प्रकार के कायिक जनन होते हैं। देखिए पहला है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है, देखिए प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, यह कायिक जनन पादप में स्वतः होता है। पादपों में कायिक भाग जैसे उनसे जो अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, यह कायिक जनन पादप में स्वतः होता है। ठीक है, पादपों में कायिक भाग उनसे अलग होकर पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पादप होता है वो उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। यह प्रवर्धन पादप में निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। ठीक है, यह प्रवर्धन पादप में निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। ठीक है, पहले देखेंगे। देखिए पहला दिया है जड़ों द्वारा। ठीक है, पहला दिया है जड़ों द्वारा, दूसरा दिया है तनों द्वारा, तीसरा दिया है पत्तियों द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा दिया है पत्तियों द्वारा। ठीक है, तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है पत्तियों द्वारा। आइए देखते हैं हम इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं जड़ों द्वारा। देखिए इसमें दिया है जड़ों द्वारा किस किस में होता है, शीशम में होता है, अमरूद में होता है, शकरकंद में होता है, डहेलिया में होता है। ठीक है फिर बच्चों, इसे इत्यादि बहुत सी चीज़ों में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम चित्र से इसको समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जो डहेलिया होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, डहेलिया, ठीक है, यहाँ देखिए जड़ों द्वारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जड़ें विकसित हुई हैं। डहेलिया का जो जड़ होता है, देखिए यह जड़ है। ठीक है, डहेलिया एक पौधा है जो एक जड़ से होता है। ठीक है, जड़ से विकसित होते हैं। ठीक है, देखिए पुराना मूलकंद। ठीक है फिर बच्चों, यह है जो पुराना मूल कंद। ठीक है, पुराना मूलकंद। ठीक है, नए मूलकंद यह। ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो है नया मूलकंद है। नया, सॉरी बच्चों, सॉरी, नया मूलकंद। ठीक है, नया मूलकंद। ठीक है प्यारे बच्चों, यह है नया पादप जो निर्माण हो रहा है, नया नया पादप। ठीक है, ये देखिए नई पत्तियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नई पत्तियां। ठीक है, जो है नई पत्तियां हैं, यह भी जड़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भी जड़ है। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? ठीक है, ये चलिए देखते हैं हम अगली तनों द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तनों द्वारा हम देखेंगे। देखिए तनों द्वारा में होता है, आलू में होता है, केला में होता है, अदरक में होता है, लहसुन में होता है, प्याज में होता है, जिमीकंद में होता है, इत्यादि। ठीक है प्यारे बच्चों, जिमीकंद में भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं तनों द्वारा कैसे होता है। देखिए जो आलू होता है वह एक एक प्रकार का
तना है, ठीक है। आलू का जो कंद है वो एक प्रकार का तना है, ठीक है। ये देखते हैं जो यह जो देख रहे हैं आप, इनकी जो है आँख है, ठीक है, इसे आँख कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इन्हीं की आँख से जो होती है पर्व संध्या निकलती हैं, ठीक है। यही है जो अंकुरित आँख या कलिका होती है, ठीक है। अंकुरित आँख या कलिका, ठीक है प्यारे बच्चों, कलिका, ठीक है। अंकुरित आँख हो कलिका होती है, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला पतियों द्वारा, ठीक है। जो पतियों द्वारा होता है, आइए देखते हैं वो किस किस में होता है। बिगोनिया में होता है, ब्रायोफिल्म में होता है, और ऐसे कई से पौधे होते हैं जो पतियों द्वारा होता है उनमें, ठीक है। ये देखेंगे, इसका चित्र हम देखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर देखिए जो बिगोनिया है, यहाँ पर देखिए एक पादप का निर्माण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से किनारों से जड़ें हैं और यह पत्तियाँ, ठीक है फिर बच्चों, पत्तियाँ, ठीक है। यह भी एक नया पादप है, ठीक है फिर बच्चों, नया पादप, जो नया पादप विकसित कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं हम कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है प्यारे बच्चों। जो प्राकृतिक कायिक जनन था उसे हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। देखिए कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं। मानव द्वारा पादपों के कायिक प्रवर्धन हेतु अनेक कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसे ही कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जो मानव हैं वो पादप को कायिक निर्माण के लिए कई अनेकों प्रकार की विधियों का जो उपयोग कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, उसे ही कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आइए देखते हैं हम कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी उसकी विधि है, ठीक है। ठीक है आइए देखते हैं। देखिए क्या करें, कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, ठीक है। कृत्रिम कृत्रिम कायिक जनन की विधियां निम्न विधियां हैं, ठीक है फिर प्यारे बच्चों, कृत्रिम कायिक जनन की निम्न विधियां हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम उसकी कौन कौन सी निम्न विधियां हैं। देखिए पहला क्या है, कलम लगाना, दाब लगाना, वायु दाब या गुठी बांधन, शाखा बांधन या अंतश्चापन, ठीक है। पांचवा दिया है पैबंद लगाना या रोपण निरूपण, ठीक है। छठा दिया है सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रवर्धन, ठीक है, प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। आइए देखते हैं हम इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, और चित्र की सहायता से हम समझेंगे इन सभी को, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, हम पहले देखेंगे कलम लगाना, ठीक है, कटिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए क्या करें, पादपों की कुछ भाग अंकुरण अनुकूल परिस्थिति में नए पादप को विकसित करने में सक्षम होते हैं, उसे ही कलम या कर्तन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जो पादप होते हैं उनका कुछ ऐसा भाग भी होता है जो अनुकूल परिस्थिति में नए पादप का विकसित करने में सक्षम होते हैं, उसे ही हम कलम या कर्तन कहते हैं। जैसे देखिए गुलाब होता है, गन्ना गन्ना में भी होता है, नींबू में भी होता है, संतरा में भी होता है। ये देखते हैं हम चित्र की सहायता से हम देखेंगे। ये देखिए हम जो गन्ना देखिए, यह गन्ना है, गन्ने की जो है हमने एक चित्र बनाई है, ठीक है। गन्ने की क्षैतिज पड़ी कलम है, ठीक है प्यारे बच्चों, गन्ने की क्षैतिज पड़ी कलम है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है, नया पादप है, नया पादप, ठीक है। यह क्या है, जड़ है, ठीक है। यह क्या है, कलिका है। यह क्या है, गन्ना है, ठीक है प्यारे बच्चों, गन्ना, गन्ने तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। गन्ने की क्षैतिज पड़ी कलम, ठीक है प्यारे बच्चों, गन्ने की जो क्षैतिज पड़ी कलम है, ठीक है। देखिए जो गन्ना है क्या करें, पादपों की कुछ भाग अनुकूल परिस्थिति में नए पादप
को विकसित करने में सक्षम होते हैं उसे ही कलम या कर्तन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो गन्ना होता है बड़ी साइज का होता है, उसे हम काट कर जो यहाँ पर देखिए परवसंधियाँ होती हैं, यहाँ पर जो उन्हीं से एक कलिका निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कलिका निकलती है जो अनुकूल परिस्थिति में भी नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, नए पादप को निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखेंगे हम अगली हेडिंग, दाब लगाना। ठीक है प्यारे बच्चों, दाब लगाना। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं दाब लगाना, लेयरिंग। ठीक है, क्या कह रहा है दाब लगाने में, देखिए इस विधि में मातृपादप से जुड़ी शाखाओं को मृदा से दबाकर उन पर जड़ें विकसित कराई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो दाब लगाना एक ऐसी इस प्रकार की ऐसी विधि है जो मातृपादप, जो पादप होते हैं उनसे जो जुड़ी शाखाएं होती हैं, उनसे निचली भाग से जो जुड़ी शाखाएं होती हैं उन्हें मिट्टी में दबाकर, ठीक है प्यारे बच्चों, मिट्टी में दबाकर उन पर जो है जड़ें विकसित कराई जाती हैं। ठीक है, कराई जाती हैं। इनमें पादप की कोमल जो शाखाओं की पत्तियों जो हटाने के पश्चात, ठीक है प्यारे बच्चों, जो पादप होते हैं उनके शाखाओं की पत्तियां जो होती हैं उन्हें हम हटाने के पश्चात उस पर एक चीरा लगाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उस पर जो है चीरा लगाया जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद दबे हुए भागों, ठीक है प्यारे बच्चों, दबे हुए भागों पर जड़ें विकसित हो जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जड़ें विकसित हो जाती हैं जिससे मातृपादप से अलग करके नए पादप विकसित कराए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब उन पर जड़ें विकसित हो जाएंगी तो उन्हें जो मातृपादप जो जिनसे वो जुड़े होते हैं उनसे वहाँ से उन्हें काट कर नए पादप विकसित कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे नींबू सेब नाशपाती इत्यादि, नींबू सेब नाशपाती इत्यादि में यह विधि होती है। ठीक है, दाब लगाना, लेयरिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखेंगे हम चित्र की सहायता से इसे समझेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए हमने बढ़िया बढ़िया सा चित्र बनाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे वीडियो पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम, देखिए वो चित्र है दाब लगाना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है मूल पादप जो मातृपादप है उनसे जो शाखाएं जुड़ी हैं उन्हें हम यहाँ से उनकी पत्तियों को पहले छुड़ा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पत्तियों को छुड़ाने के बाद उन्हें हम मिट्टी से दबा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यह मिट्टी से हम दबा देंगे। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मिट्टी से दबा देंगे। ठीक है, यह क्या है, देखिए मूल पादप है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो है मूल पादप है। ठीक है, मूल पादप है, यह क्या है, जड़ है। ठीक है, ठीक है, यह भी क्या है, जड़ है। ठीक है, यह देखिए नया पादप विकसित हुआ है, नया, ठीक है, पादप। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो जो ये मूल पादप है, ठीक है प्यारे बच्चों, मूल पादप से जो दो शाखाएं जुड़ी हैं इन्हें हम उनकी पत्तियों को हटाएंगे, उस पर एक चीरा लगाएंगे और मिट्टी से दबा देंगे, और कुछ कुछ दिनों बाद जब देखेंगे हम तो इनमें जड़ें विकसित होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जड़ें विकसित होंगी तो हम इन्हें मातृ जो ये मूल पादप है इनसे हम काट देंगे और एक नए पादप का जो है हम निर्माण कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक नए पादप का, यहाँ से हम काटेंगे इसको, यहाँ से हम काटेंगे और एक नए पादप का निर्माण करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी एक नया पादप निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं दाब लगाना या लेयरिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं दाब लगाना या लेयरिंग। चलिए हम चलते हैं अगले हेडिंग पर। ठीक है, जो मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों अगली हेडिंग में है वायु दाब या गुठी बांधन, एयर लेयरिंग और गुठी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे गुठी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एयर लेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखेंगे हम क्या है यह विधि। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यह तकनीक प्रायः पुराने वृक्षों द्वारा कायिक प्रवर्धन, ठीक है प्यारे बच्चों, जो यह तकनीक जो है जो पुराने वृक्ष हैं कायिक प्रवर्धन हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इनकी शाखाएं मोटी होती हैं और उन्हें आसानी से मोड़ा नहीं
जा सकता है। ठीक है, जो पुराने वृक्ष होते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं बहुत मोटी होती हैं और उन्हें आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसे वृक्षों में वायवीय दाब लगाने हेतु शाखा के एक भाग से छाल का वलय जो होता है उसे हटा लेते हैं। छाल का वलय जो होता है उसे हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसे वलयन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हम छाल को हटाएंगे तो उसे वलयन कहते हैं। इस वलयित भाग को आवश्यक मृदा, ठीक है प्यारे बच्चों, आवश्यक मृदा एवं मांस या रुई से लपेटकर, ठीक है प्यारे बच्चों, लपेटकर नमी प्रदान की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नमी प्रदान की जाती है। ठीक है, तथा नमी को बनाए रखने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, तथा नमी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, आइए देखते हैं आगे। उस पर एक पॉलीथीन बांध दी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उस पर एक पॉलीथीन बांध दी जाती है। इस प्रक्रिया को ही वायुदाब या गुठी बांधन कहते हैं। ठीक है, वायुदाब या गुठी बांधन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, हम इसको भी चित्र की सहायता से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया चित्र बना कर ले आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए पानी का साधन है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो है पानी का साधन। ठीक है, यह क्या है, गुठी। ठीक है, गुठी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए जो यह वृक्ष है इनकी जो शाखा होती है बहुत मोटी पुरानी वृक्ष होती है। ठीक है, तकनीक प्राय पुरानी तक जो पुरानी वृक्षें होती हैं उन पे यह विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए इनकी जो शाखा होती है बहुत मोटी होती है। ठीक है, इन पर देखिए यहाँ पर देखिए एक चीरा लगाएंगे। ठीक है, वलय को इनको हटाएंगे जिसे हम वलयन कहते हैं। ठीक है, और इस पर जो मांस मिट्टी रुई से लपेट कर हम इसे एक पॉलीथीन से बांध देंगे ताकि इसकी जो नमी है वो बरकरार रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे नमी हटे नहीं। ठीक है, और हम ऊपर एक घड़ा बांध देंगे जिससे हम पानी जो है, पानी भी नमी के लिए इसे इसमें हम पानी भी देते रहेंगे ताकि इस पर जड़ें विकसित हो जाएं। ठीक है, और जब जड़ें विकसित होती हैं तो हम यहाँ से काट कर इसे हम एक नया पादप का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। चलिए प्यारे बच्चों, आइए देखेंगे हम शाखा बाधन या अंतस्चापन। ठीक है, इंचिंग इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे इंचिंग कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं इसमें। ठीक है, इस विधि में घटिया जाति के पादप के तने को उच्च जाति के पादप के तने से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त पादप में अब उच्च प्रकार के पादप के गुण आ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इस विधि में जो होता है हम एक घटिया पादप का पौधा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक उच्च जाति के पादप का पौधा लेंगे, और जो घटिया जाति होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, घटिया जाति के पादप के तने को लेंगे हम और उच्च जाति के पादप के तने से जोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो उच्च जाति का पादप का तना होता है उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दो हम चित्र की सहायता से आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक घटिया जाति का पादप लिया है और एक उच्च जाति का पादप लिया है। ठीक है, जैसे यह किस किस में होता है, जैसे आम, लीची, अमरूद। ठीक है, देखिए यह सान्य है, यह दो कट हमने लगाए हैं और एक नया पादप का निर्माण हुआ है। ठीक है, आइए हम चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं हम पैबंद लगाना या रोपण या निरूपण बाई ग्राफ्टिंग। ठीक है, जो होता है इस विधि में निम्न या अशुद्ध जाति के पादप पर उच्च या शुद्ध किस्म के पादप को रोपित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो यह विधि है उसमें इसमें जो है निम्न या अशुद्ध, जो निम्न या अशुद्ध अशुद्ध जाति का पादप होता है
उस पर उच्च जाति के पादप को रोपित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं हम, जो देखिए यह क्या है, यह सान्य है। ठीक है, सान्य, श्यान सॉरी बच्चों, सान्य नहीं श्यान होगा, श्यान। ठीक है, यह देखिए रस्सी है, ये देखिए कंद है, स्कंद है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्कंद। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, जो अशुद्ध, जो यह इस विधि में जो हम प्रयोग करेंगे, अशुद्ध जाति के जो पादप होते हैं उसको उच्च या शुद्ध किस्म के पादप को रोपित करते हैं। जो अशुद्ध जाति का पादप होता है उस पर हम शुद्ध या उच्च पादप का जो पादप है उसे हम ले जाकर रोपित करते हैं इस विधि में, पैबंद लगाने या रोपण या निरूपण में। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। ये हम देखेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, देखेंगे इस विधि में पादपों का प्रवर्धन कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों को संवर्धन माध्यम में प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया जाता है। इससे अनेक पादपों का निर्माण होता है। ठीक है, जो यह विधि जो है, इसमें जो प्रवर्धक होते हैं कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों को संवर्धन रूप से, जो प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं और उनसे अनेक पादप का निर्माण होता है। ठीक है, इन पादपों को पृथक गमले में रोपित कर दिया जाता है जिनसे पादप प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो इससे पादप का निर्माण, जो पादपों को पृथक पृथक करके अलग अलग गमले में रोपित कर दिया जाता है और उनसे एक नया नया पादप प्राप्त होता है। ठीक है, ये चलिए देखते हैं हम अगली हेडिंग। ठीक है, ये देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन से हमें क्या लाभ है। ठीक है, आइए वो देखेंगे हम। देखिए क्या करें, पहला लाभ क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विषाणु जनित मुक्त पादप विकसित किए जाते हैं। जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है, इसमें इस विधि द्वारा हम विषाणु जनित, जिसमें विषाणु नहीं होता है, स्वच्छ पादप या मुक्त पादप विकसित करते हैं। ठीक है, ये देखते दूसरा, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कम स्थान व कम समय में अधिक विकसित या अधिक पादप विकसित किए जाते हैं। जो सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी विधि है जो कम समय और कम स्थान में, ठीक है प्यारे बच्चों, अधिक पादप विकसित कराए जाते हैं। ठीक है, देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप आकारिकी व आनुवंशिक रूप से मातृ पादप के समान होते हैं। जो सूक्ष्म पादप होता है उनसे जो पादप उत्पन्न होगा वह आनुवंशिक व आकारिकी रूप से जो मातृ पादप जिनसे वह जन्मे होंगे उन्हीं के समान होंगे। ठीक है, आइए चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आइए देखेंगे हम कायिक जनन के लाभ। ठीक है, कायिक जनन से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। ठीक है, यह बीज रहित पादप के प्रवर्धन के एकमात्र विधि है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कायिक जनन होता है यह एक बीज रहित पादप के प्रवर्धन की एकमात्र ऐसी विधि होती है जिसमें बीज नहीं होते हैं। कायिक जनन से उत्पन्न पादपों में बीज बहुत कम या हल्के रूप से या नहीं के बराबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए केला हुआ, नींबू हुआ, अंगूर हुआ, संतरा हुआ इत्यादि। देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी संतरे में भी बीज नहीं होता है। ठीक है, वह कायिक जनन से उगाया हुआ पादप होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कभी कभी संतरे में एक भी बीज नहीं होंगे। ठीक है, ये देखते हैं, यह प्रवर्धन की सरल व सस्ती विधि होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जो कायिक जनन है यह प्रवर्धन की एक सरल और सस्ती विधि है। ठीक है, ये देखते हैं अगला, इस विधि से प्राप्त पादप मातृ पादप के समान होता है। जो यह विधि है, इनसे जो प्राप्त पादप होता है, जो उनके जो माता पिता होते हैं जैसे, उन्हीं के समान होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उन्हीं के समान होते हैं। ये देखेंगे हम अगला, कायिक जनन के द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। जो कायिक जनन होता है
उसके द्वारा हम उच्च गुणवत्ता युक्त पादप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। देखिए अगली, और ये देखते हैं कायिक जनन से हानियाँ। ठीक है, देखिए कायिक प्रवर्धन आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कायिक जनन से जो बीज पादप बनते हैं उनका जो प्रवर्धन होता है उनका आसानी से नष्ट हो, वो आसानी से खराब हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनसे अभी एक हानि है। ठीक है, इस विधि से प्राप्त पादपों में विभिन्नता नहीं होता है, जिनसे जातियां का विकास नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगर कोई पादप है उससे भी कोई रोग है, उससे भी एक पादप होगा, उसे भी एक रोग हो जाएगा। जो उनसे है उनसे जातियों उनकी जातियां जो है कभी विकसित नहीं हो सकती हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, आइए चलिए हम देखते हैं अगली अगली अगला हानि इनसे क्या है कायिक जनन से। देखिए कायिक प्रवर्धों का प्रकीर्णन नहीं होता है। जो इन कायिक जनन होते हैं इनके जो प्रवर्ध होते हैं उनका प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, ये देखते हैं हम चौथा क्या उनसे चौथे उस हानि क्या है, कायिक जनन द्वारा नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। जो कायिक जनन है उससे नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती, यह भी एक हानि है। ठीक है, ये देखते हैं इनके प्रवर्धन की देखभाल अधिक करनी पड़ती है। जो इनका प्रवर्धन होता है उनका देखभाल बहुत अत्यधिक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया, यह हानियाँ हैं कायिक जनन से। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलिए हम देखते हैं अगली हेडिंग, अलैंगिक जनन से लाभ। ठीक है प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन से हम लाभ देखेंगे कि अलैंगिक जनन से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यह एकल जीव द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो यह जनन होता है लैंगिक जनन, यह केवल एकल जीव द्वारा होता है। यह इससे हमें यह भी लाभ है कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, केवल एकल ही जीव पर द्वारा होता है। ठीक है, ये देखते हैं दूसरा क्या लाभ है, इसमें जनन विखंडन जैसी सरल विधियों द्वारा होता है। विखंडन जैसी सरल विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन हमने लेक्चर 1 या जीवों में जनन लेक्चर 1 वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इनमें वृद्धि तीव्र दर से होता है। जो इनका वृद्धि होता है तीव्र दर से होता है। एक जीव द्वारा संततियां, ठीक है, का निर्माण होता है। जो इनका एक जीव द्वारा संततियां का निर्माण होता है। जो ठीक है, जो इनमें जीव होते हैं केवल एकल जीव ही द्वारा वो अपनी संतानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम संततियां अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती हैं। जो इनकी संततियां होती हैं वह अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने जनक के समान होती हैं। ठीक है, आइए चलिए हम देखेंगे अगली हेडिंग। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन से हानियाँ। हमें अलैंगिक जनन से क्या क्या हानियाँ होती हैं देखते हैं। अलैंगिक जनन से अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। लैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिससे युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जो युग्मक होता है युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए नई संततियां की उत्पत्ति नहीं होती हैं। ठीक है, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और युग्मक भी नहीं बनते हैं, और जो संततियां होती हैं नई संततियां भी उत्पन्न नहीं होती हैं। इन यह भी हमें अलैंगिक जनन से एक प्रकार की हानि ही है। ठीक है, ये देखते हैं तीव्र दर से गुणन के कारण जीवों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन में जो इनकी वृद्धि होती है तीव्र गुणन से, तीव्र दर से होती है, या तीव्र दर से गुणन, जो इनकी वृद्धि होती है तीव्र दर से होती है, जिनसे जीवों की संख्या जो है होती है बढ़ जाती है। यह भी एक प्रकार की हानि ही है। ठीक है, अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न बीज संख्या में कम व हल्के होते हैं। जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीज होते हैं वो संख्या में
कम होते हैं और हल्के होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियां दुर्बल व कमजोर होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अलैंगिक जनन ऐसी विधि है जिन जो इनसे जो संततियां उत्पन्न होती है दुर्बल, बहुत ही दुर्बल और कमजोर होती हैं, अति अति दुर्बल और कमजोर होती हैं। ठीक है, ये देखते हैं विषम परिस्थिति में अनुकूलन की क्षमता कम होती है। देखिए प्यारे बच्चों, विषम परिस्थिति, देखिए मानिए ये एक जो जीव है वह ठंड के मौसम में अपने आप को सेफ मानता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अब विषम परिस्थिति, जो अब गर्मी का मौसम आ गया तो वह सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें जो सहन करने की क्षमता जो होती है कम होती है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि विषम परिस्थिति में अनुकूलन की क्षमता जो होती है कम होती है। ठीक है, ये चलते हम अगली हेडिंग पर। आइए हम देखेंगे अब लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखेंगे हम लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए जनन की ऐसी विधि जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जनन जनन की ऐसी विधि जो जिसमें विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है जनन लैंगिक जनन कहलाता है। देखिए जैसे जो नर होता है, इसमें जो नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, विपरीत लिंग वाले जीव हैं, नर और मादा विपरीत लिंग वाले जीव हैं। ठीक है, इसे ही हम जो इनका संलयन होता है तो इसी को ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन के लक्षण। लैंगिक जनन में दो पूरक लिंग जीव की अर्थात स्त्री एवं पुरुष की आवश्यकता होती है। दो पूरक लिंग जैसे स्त्री और पुरुष की, नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे लक्षण क्या है, नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नर और मादा युग्मक के संलयन से जो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखेंगे हम अगला, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव अपनी जनक के समान नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है उनसे कोई जीव उत्पन्न होता है तो वह अपने जनक या पिता या जो जनक होते हैं उनके उनके समान नहीं होता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे अगली क्या उनका लक्षण है। लैंगिक जनन उच्च पादपों व जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जनन ऐसी विधि है जो केवल उच्च पादपों और जंतुओं में पाया जाएगा, निम्न पादपों या निम्न जंतुओं में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं हम लैंगिक जनन की घटना। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं जो होती हैं निम्न तीन घटनाएं होती हैं। पहला दिया है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा दिया है निषेचन, तीसरा दिया है निषेचन पश्च घटना। ठीक है प्यारे बच्चों, जो तीसरा हेडिंग है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, अब हम इन तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं हम निषेचन पश्च घटना। ठीक है, देखिए निषेचन पूर्व निम्न निषेचन पूर्व घटना देखेंगे हम। निषेचन पूर्व निम्न दो घटनाएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, निषेचन पूर्व निम्न दो घटनाएं होती हैं। देखिए पहला घटना क्या है, युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण। जो पहला घटना है वह युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है नर है, नर यहाँ पर देखिए मादा। ठीक है, यहाँ पर हम यह
अगुणित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह अगुणित होते हैं, यहाँ पर इनका संलयन होता है तो टूयन युग्मक युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मक युग्मक का निर्माण करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन इन दोनों के बीच में होता है तो युग्मक का निर्माण करते हैं, जिनकी संख्या होती है टूयन। ठीक है, ये देखते हैं हम युग्मक जनन। ठीक है, देखिए क्या करें, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस जेनेसिस नर और मादा की जननिक उपकला की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप नर और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो नर और मादा हैं उनकी जननिक उपकला, जो जननिक उपकला की कोशिका होती हैं उसमें युग्मक, ठीक है, युग्मक जनन, युग्मक के बनने की प्रक्रिया और की जनन कहलाती है। युग्मक के बनने की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, देखिए क्या करें, नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं तथा मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। आइए अब देखेंगे हम युग्मक स्थानांतरण, गैमेटो ट्रांसफर। ठीक है, आइए देखते हैं हम, मादा की फैलोपियन नलिका में स्थित अंडाणु के पास शुक्राणु के पहुंचने की प्रक्रिया ही युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, जो, ठीक है प्यारे बच्चों, जब देखिए जो मादा होती है, मादा की यह अंडाणु है, मान देख लिए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये अंडाणु है, यहाँ से अब होती है, यहाँ से अब एक फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक फैलोपियन ट्यूब होती है, दोनों तरफ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, मादा की फैलोपियन नलिका में स्थित अंडाणु के पास शुक्राणु के पहुंचने की प्रक्रिया ही युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से अंड स्रावित होगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अंडाणु यहाँ से जब पहुँचेगा, शुक्राणु पहुँचेगा यहाँ से, और यहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है यहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से पहुँचने, फैलोपियन नलिका तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मक स्थानांतरण हम कहते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं, देखते हैं अगली हेडिंग। आइए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो शुक्राणु जाता है और यहाँ पर जो अंडाणु को जब विभेदित करता है तो विभेदित करने की प्रक्रिया ही जो निषेचन कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं, जो निम्न दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक, ठीक है प्यारे बच्चों, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए पहला है आंतरिक निषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन। आइए हम देखेंगे आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन को। ठीक है, पहले हम देखेंगे आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आंतरिक निषेचन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखिए ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे ही आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा तो फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मादा के शरीर के अंदर होता है इसे ही हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मानव में और उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं में यह आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये देखते हैं, ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन जैसे मेढक, कुछ मछलियों में। ठीक है, देखिए मेढक जो होता है, जो जो मादा मेढक होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, जो मादा मेढक होती है, मादा मेढक वह अपने अंडाणु को जो है
पानी में, ठीक है प्यारे बच्चों, पानी में अपने अंडाणु को छोड़ देंगे, ठीक है। मादा मेढक जब नर मेढक जो है उत्तेजित होकर मादा मेढक के ऊपर जो है बैठता है, तो उसकी एक अंगुली में जो है नर जनन अंग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, नर जनन अंग होता है जो उसे उत्तेजित करता है, और उत्तेजित होते ही जो मादा मेढक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, मादा मेढक जो होती है वो अपने अंडाणु को जल में छोड़ देता है, और जो नर मेढक होता है वह अपने शुक्राणु को जल में छोड़ देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दोनों के ही निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह मादा शरीर के अंदर नहीं होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, मादा शरीर के अंदर नहीं होती है, वह जल में होती है, ठीक है। जैसे इसी तरह कुछ मछलियों में भी निषेचन जो होता है वह जल में होता है, इसलिए इसे हम बाह्य निषेचन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यह मादा शरीर के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए मेढक और कुछ मछलियों में जो यह निषेचन पाया जाता है। आइए देखते हैं हम निषेचन पश्च घटना, ठीक है, पास्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन पश्च घटना क्या है, देखिए लैंगिक जनन में निषेचन के पश्च होने वाली घटना को ही निषेचन पश्च घटना कहते हैं, जिसमें युग्मनज निर्माण एवं भ्रूणोद्भव घटना होती है, ठीक है। जो लैंगिक जनन है निषेचन के पश्च होने वाली घटना को ही निषेचन पश्च घटना कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन निषेचन के पश्च होने वाली घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं, ठीक है, जिसमें युग्मनज निर्माण एवं भ्रूणोद्भव घटना है, ठीक है। ये हम देखेंगे युग्मनज निर्माण और भ्रूणोद्भव घटना, ठीक है। जायगोट युग्मनज को हम जायगोट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या करें, युग्मनज द्विगुणित होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, जो युग्मनज होता है वह द्विगुणित होता है, सॉरी बच्चों यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा, देखिए यहाँ पर हमने गलती से यहाँ पर देखिए लिख दिया, यहाँ पर युग्मनज द्विगुणित होते हैं, युग्मनज बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मनज बनेगा, ठीक है। इनका संलयन होगा तो युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण दो अगुणित युग्मक के संलयन से होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगुणित युग्मक के संलयन से होता है। लैंगिक प्रजनन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो युग्मनज होता है वह नई जीव की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज शरीर के बाहर जल में बनते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज शरीर के अंदर या शरीर के भीतर बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं हम, जैसे देखिए हम यह मादा है, ठीक है प्यारे बच्चों, मादा, यह है नर, जो यह अगुणित होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, जो युग्मक इनका होता है यह अगुणित होता है, यहाँ पर संलयन इनका होगा, संलयन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो टूयन, यन टूयन जो युग्मनज का निर्माण करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मनज का निर्माण करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम जो पहले बताए थे यह जो है, सॉरी से गलती से हो गया था, यहाँ पर युग्मनज होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर युग्मक मत लिखना, युग्मनज होगा, ठीक है। युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मनज का निर्माण करते हैं। जो बाह्य निषेचन होता है उसमें जो युग्मनज बनते हैं वह जल में बनते हैं, और आंतरिक निषेचन में युग्मनज जो मादा या शरीर के भीतर बनते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, शरीर के भीतर बनते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर, चलिए ये देखते हैं हम भ्रूणोद्भव, ठीक है, भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन, इसे भ्रूण जनन भी या एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं, भ्रूण जनन भी इसे कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं हम, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन कहलाता है। युग्मनज में युग्मक में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, ये विभाजन भ्रूण वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
जो भ्रूणोद्भव होता है वह देखिए वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से, जो युग्मनज होता है, युग्मनज से, ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मनज से, ठीक है, युग्मनज से भ्रूण, इससे जो भ्रूण बनेगा, भ्रूण का विकास होता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणोद्भव भ्रूण जनन कहलाता है, ठीक है। ये युग्मनज जो है इससे भ्रूण बनेगा, ठीक है। भ्रूण से युग्मनज में लगातार समसूत्री, युग्मनज में जब लगातार समसूत्री विभाजन होता है तो यह विभाजन भ्रूणी वृद्धि में सहायक होता है। जब युग्मनज समसूत्री लगातार, युग्मनज में जब समसूत्री विभाजन इसमें लगातार होगा, ठीक है, तो भ्रूण में वृद्धि के, जो भ्रूण है वृद्धि करेगा, भ्रूण जो है वृद्धि करेगा और वृद्धि में सहायक होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, वृद्धि में सहायक होगा। ये देखते हैं हम लैंगिक जनन के लाभ, लैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है, ठीक है। देखिए लैंगिक जनन के लाभ, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे यह भी लाभ है हमें कि लैंगिक जनन द्वारा जो जीव होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ये देखते हैं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में उद विकास, जैव विकास की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, उद विकास और जैव विकास की क्षमता पाई जाती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में वातावरण के अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो लैंगिक जनन द्वारा जीव होते हैं उनमें वातावरण के अनुकूलन की क्षमता भी पाई जाती है। मानिए ठंड में रहने वाला एक जीव है, ठंड में रहने वाला एक जीव है जो अब किसी भी वातावरण में रह सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी वातावरण में रह सकता है, उसमें एक क्षमता पाई जाती है कि वह दूसरे वातावरण में रह सके। देखिए लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियां में पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो लैंगिक जनन होता है उनमें जो संततियां उत्पन्न होती हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। मानिए कोई उनके जनक जो है, उनके जनक में जो किसी भी प्रकार का रोग होगा तो उसके संततियां में भी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जो उनसे जन्मी संततियां होंगी उनमें भी यह रोग होगा, ठीक है। यही देखते हैं अगला, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में ओज तथा जीवितता पाई जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो लैंगिक जनन होता है उनमें ओज तथा जीवितता पाई जाती है, ठीक है, ओज तथा जीवितता पाई जाती है। आइए देखते हैं हम अगली हेडिंग, लैंगिक जनन के, सॉरी बच्चों, लैंगिक जनन से हानियाँ, ठीक है, लैंगिक जनन से हानि। ये देखते हैं प्यारे बच्चों लैंगिक जनन से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें दो जीवों का होना अति आवश्यक है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए इससे अभी एक हानि है कि इसे जनन करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो इसमें जनन करने के लिए जो जीव को दो जीवों की आवश्यकता होती है, इससे अभी एक प्रकार की हानि है। निषेचन की क्रिया निश्चित नहीं होती है, यह एक अवसर कारक होता है, ठीक है। जो इसमें इनमें निषेचन होता है उनकी कोई निश्चित क्रिया ही नहीं होती है, यह एक अवसर कारक होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, अवसर कारक होता है। ये देखते हैं अगला, यह एक धीमी प्रक्रिया है जिससे अधिक समय लगता है, यह भी एक हानि है, यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिससे अधिक समय लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक हमारा जीवों में जनन जो चैप्टर है, अध्याय 1 है जो यहाँ तक होता है समाप्त, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।